Hey guys and girls, we are back again with the next video. We're going to cover dimensions today. This is the next chapter in JE Physics. This chapter would be useful for anyone who's covering NEET or CBSE 11. So please stay tuned. This is what we are going to cover in this chapter. We'll look into fundamental and derived quantities. We already had a small peek at the concepts in the previous lecture. Then we'll move on to concepts of dimensions. Next, we'll see how dimensions are used. And finally, we'll see some numericals. This is a pretty straightforward chapter. आप लोग को लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी यूजफुल आता है. आप लोग जब जेई देंगे आप लोगों को दिखेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको इक्वेशन डिराइव करने हैं, लाइक इन अ कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन. वहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट का कंडीशंस बता दिया जाएगा. बेस्ड ऑन द कंडीशंस यू हैव टू डिराइव एन इक्वेशन. वहाँ पे आप लोग डायमेंशन अप्लाई करके कुछ कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, फाइनली आपका कुछ आंसर आया या कहीं तक आके आपका रुक गया है ना, आपको पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है, तो वहाँ पे यू कैन टेक अ शॉट यूजिंग डिमेंशंस. यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस. कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी देते हैं कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, तो आपका डायरेक्टली इनफैक्ट आंसर मिल जाएगा विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. ऐसे भी होता है कभी कभी, बट दैट्स प्रीटी रेयर. बट एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं, तो कभी कभी आपको डायरेक्टली डायमेंशन से ही आंसर मिल जाता है. सो देखते हैं आगे. फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज. हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी क्वांटिटीज लेकर बात कर चुके हैं. तो देयर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हाउ these 7 quantities are chosen. क्या होता है कि बहुत बहुत सारी क्वांटिटीज है जो फिजिक्स में यूज होता है फॉर डिफाइनिंग सर्टन टर्म्स, सर्टन कंडीशंस. उसमें से 7 बेसिक क्वांटिटीज को चूज किया गया है जिनको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हम लोग अज्यूम करते हैं. ये सातों क्वांटिटीज को मिला के by taking at least one or sometimes 2 3 4 depending on the derived quantity, एक derived quantity आता है. ऐसे बहुत सारे न्यूमरस derived quantities है, बट ये 7 एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे. लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट के लिए, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सॉलिड एंगल या एंगल. इनकी साइड में जो यूनिट दिया हुआ है ये ऐसा यूनिट्स है उनका. लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल्स, एंगल के लिए रेडियन एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन. आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब चलिए देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज कैसे आता है. विल टेक स्मॉल एग्जांपल्स एट फर्स्ट. लेट्स सी लेंथ एंड टाइम. लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में दिखेगा. डिस्प्लेसमेंट per unit time will give you velocity. A body traversing across space will have some displacement. वो displacement करने में कि जितना टाइम लगेगा, that rate of change of displacement is velocity. That velocity depends on length and time, which are fundamental quantities. So velocity depends on length and time. Similarly, rate of change of velocity, that is change of velocity with respect to time, will give you acceleration. तो यहाँ पे velocity and acceleration दोनों derived quantities है. Time and length are fundamental, but mind you यहाँ पे velocity is not fundamental. Velocity again depends on length and time. ऐसे numerous examples हैं, बहुत सारे हैं. इनफैक्ट आप कोई भी बुक
करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एक लंबा लिस्ट मिलेगा इनफैक्ट। तो यहाँ पे दो अप्रोच आता है, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आपके सिलेबस के लिए। बट मेरा मानना है कि इस चैप्टर को टैकल करने के लिए यू कैन हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस। अप्रोच वन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट सिंपली लर्न दैट लिस्ट, मग इट अप कंप्लीटली। बट उसमें एक एडवांटेज है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आया आप एग्जाम में, एट दैट टाइम यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी, इन द सेंस कि आपको याद रहेगा पूरा, तो आप डायरेक्टली उसको पेपर में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज अ बिग फैक्टर इन दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिसएडवांटेज ये है कि लिस्ट बहुत बड़ा है एंड देर आर सर्टन डिराइव क्वांटिटीज विच आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स, उनके पावर्स काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको देखेंगे लिस्ट में। इसलिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर अप्रोच टू, बिकॉज इतना मेहनत कौन करेगा यार, बैठ के सब कुछ ऐसे मगअप करके पूरा रट्टा मार के एग्जाम में अगर भूल गए, एक भी पावर गलत बिठा दिया तो आपका प्रॉब्लम गया। इंस्टेड ऑफ +4 जो एक इजी मार्क आएगा, आपको इजीली आंख बंद करके 4 मार्क्स आ जाता, वहां पे आपका -1 हो जाएगा। तो फालतू रिस्क क्यों लेना, उससे अच्छा है थोड़ा मेहनत कर लेंगे और 30 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करके 4 मार्क्स लेके आएंगे यार। बिकॉज ये सब फ्री का मार्क्स मिलता है जेई में, जहाँ पे आपको मार्क्स लूज नहीं करना है। तो आपका अप्रोच, मेरे लिए एटलीस्ट मेरे अनुसार अप्रोच टू इज ऑलवेज बेटर, कि सब फंडामेंटल क्वांटिटीज जान लीजिए, जो आपको डिराइव क्वांटिटी चाहिए उसका जो बेसिक इक्वेशन है, वो इक्वेशंस आपको जानना है। पहली बात, अगर आप पूरा सिलेबस कर रहे हैं तो आपको सब इक्वेशंस ऐसे ही पता होगा, सपोज टू नो ऑल द इक्वेशंस एनीवेज, and I'm assuming you'll know them by the end of the syllabus, you'll know all the equations. So फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के और कुछ 3 4 या 5 डिराइव क्वांटिटीज को याद कर लीजिए जो जो चाहिए, फिर इनको मिला के आप डिराइव कर लीजिए। कुछ 10-20 सेकंड लगता है, एट मैक्स 1 मिनट लगेगा आपको, बट आपका आंसर पक्का होगा, गलत नहीं होगा, बिकॉज आपने खुद सॉल्व किया है। हाँ, अगर आपका अलजेब्रा वीक है तो अलग बात है, अदरवाइज अगेन आई एम अज्यूमिंग आपका बेसिक अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज इसके लिए कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपका इजीली आ जाएगा। तो हम लोग अप्रोच 2 देखेंगे, बिकॉज अप्रोच 1 के लिए आपको बस रट्टा मारना है बुक से, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अप्रोच 2 हम देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। ये मेरा पर्सनल लिस्ट है, मैं ये याद रखता हूँ। यहाँ पे पहला है एनर्जी, जो आपको याद रखना है। अगर एनर्जी आपको याद ना रहे, वो भी इजीली डिराइव हो जाएगा। एनर्जी इज इंटीग्रल F.ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है आपको। फोर्स अगेन आपका आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अल्टीमेटली एनर्जी या फोर्स कोई भी याद रखिए, तो इससे बहुत एनर्जी बहुत काम आता है। बिकॉज आप कोई भी फील्ड में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, यहाँ मैकेनिक्स में, हर जगह पे एक एनर्जी का टर्म आएगा, एंड एनर्जी के टर्म से आप दूसरे टर्म्स को निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको याद रखना है पक्का, ये बहुत काम आता है, बिकॉज अदरवाइज इसको डिराइव करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत वक्त ज़ाया होगा, इसलिए बेटर है मैग्नेटिक फील्ड का याद रखिए। ये छोटा भी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाता है। और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी डिराइव हो जाता है, बट थोड़ा टाइम लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में। तो बेस्ट है अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज डिराइव कर लीजिए, अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जो आपको सही लगे। बट मेरे अनुसार 2 ही 3 ही है ना, ये तो याद रख ही सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। पहला दिखता है गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट का पहला क्या इक्वेशन आपको दिमाग में आता है जब गैस कांस्टेंट सुनते हैं? मेरा तो आता है PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस लॉ। ये सबसे सिंपल है, इसको याद रखना भी सिंपल है, अप्लाई करना भी। अब ये जो देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों डायमेंशनली एनर्जी होता है। तो डायरेक्टली मैं इसको इक्वेट करूंगा एनर्जी के साथ। तो आपका बस निकालना है एनर्जी बाय मोल बाय केल्विन, इतना है आपका आर।
बहुत सिंपल है, देखिए आ गया। अब ये याद रखने से ये करना बहुत, मेरे लिए तो ये ज़्यादा इजी लगता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू स्पेसिफिक हीट। अब अगेन ये भी क्लास 6-7 का इक्वेशन है यार। Q again is heat energy, energy itself is equal to mCp delta T. अब आपको Cp निकालना है, मास, m is mass, m, डेल्टा T is again Kelvin, तो एनर्जी बाय मास बाय केल्विन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। अब ये सब याद करने से मेरे लिए लगता है ये ज्यादा सिंपल होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, जो इक्वेशन पहले याद में आता है वहाँ आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू। अब मैंने न्यू की जगह F लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब अगेन E इज एनर्जी, F इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डिमेंशन एनालिसिस, इसका डिमेंशन आपका होगा टाइम इनवर्स, 1/सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है, एनर्जी इंटू टाइम। देखिए आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे आता है। कैपेसिटेंस का सबसे सिंपल फॉर्मूला जो दिमाग में आता है वो तो है Q इक्वल टू सी वी। बट उसमें थोड़ा दिक्कत है, बिकॉज चार्ज को डायमेंशनल एनालिसिस करने से आपका आएगा करंट इनटू टाइम। फालतू का फिर से इधर वोल्टेज का भी निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम लोग एनर्जी का ले लेंगे, जल्दी आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं दोनों, एनीथिंग इज फाइन। बट यहाँ पे सी निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है आपको, ऑलरेडी एनर्जी है। एंड बस ये वोल्ट का लगाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लगाना है। ये एनर्जी आ गया आपका, एंड ये आ गया पोटेंशियल लगाने के बाद आ गया। सिमिलरली आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मांगा है एग्जाम में, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट 10-20 सेकंड लगते हैं। बट अगर आपको लगे अप्रोच वन आपके लिए ज़्यादा इजी है, तो बी माई गेस्ट, यू कैन ऑलवेज मग इट अप, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। आपको जो भी अप्रोच सही लगे आप कीजिए। मेरे लिए तो रट्टा मारना काफ़ी डिफिकल्ट था, मुझे पसंद नहीं था। मैंने कौन इतना मेहनत करेगा, तो मैंने ये टेक्निक लगाया। ओके, देखते हैं कैसे डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। एक होता है एक गिवन फार्मूला का डायमेंशनल करेक्टनेस, हम लोग चेक करते हैं वेदर इट्स करेक्ट डायमेंशनली लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, वो देखना। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। LHS का डायमेंशन निकालिए, RHS का निकालिए, मैच कीजिए, मैच नहीं हुआ तो गलत है फार्मूला, सिंपल है। ये बहुत नोन फार्मूला है, ये पेंडुलम के लिए अप्लाई होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, एंड ये फोर्स है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे बताया इनवर्स ऑफ टाइम, एंड राइट हैंड साइड में आपका जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम इनवर्स ही आ रहा है, तो ये करेक्ट है डायमेंशनली। दूसरा आता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिया जाएगा, उसमें आपको रिलेशनशिप निकालना है सब क्वांटिटीज में। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका एक लिमिटेशन है। ये दिस कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखते हैं यहाँ कैसे करते हैं। एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन हीट डेवलप्ड, करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम। मे भी आप सबको इक्वेशन ऑलरेडी पता है, बट विल सी हाउ इट्स डन। लेफ्ट हैंड साइड में हमने E लिया है। अब आपको लगेगा हमने E क्यों लिया, मैं I भी ले सकता था। एक्चुअली हाँ, ले सकते हैं, अप्रोच सेम रहेगा आपका, नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी इन चारों में से कोई भी एक लेके लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं। अब सिंस इट्स हीट डेवलप्ड एनर्जी, अगेन सिंप्लीफाइड होगा वर्जन, इसलिए मैंने E लिया। RHS में क्या क्या बचा, IRT, तो सबको एक अननोन पावर्स देंगे, I रेज टू द पावर A, R रेज टू द पावर B, T रेज टू द पावर C। फिर इनका सब डायमेंशंस को तोड़ेंगे। I इज करंट, एम्पियर आ गया। दिस इज रेजिस्टेंस, ML स्क्वायर टू द पावर -3, A टू द पावर -2, ये मैंने
याद करने के लिए बताया, याद भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड टी इज टाइम, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऐसा एक टर्म आएगा। अब इसको लेकर आप क्या करेंगे, अब देखिए, सिंस बोथ आर डायमेंशनली सेम, दिस b should be equal to 1, 2b should be also equal to 2, so basically b is equal to 1। यहाँ पे b आपको मिल गया 1। अब देखिए a का यहाँ पे टर्म है ही नहीं, टर्म नहीं है मतलब a to the power 0 है, because any number to the power 0 is 1, so -2 plus a would be equal to 0, so basically a is equal to 2b, मतलब 2, मतलब a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली c का भी वैल्यू आपका ऐसे निकालने से, बिकॉज b is 1, so this is -3, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो +3 हो जाएगा, so c is 1। सो आ गया आपका इक्वेशन I²RT। तो ऐसे आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ये सेम अप्रोच अगर आप I लेफ्ट हैंड साइड में रख के E राइट हैंड साइड में रखते तो यही इक्वेशन घुमा फिरा के आता, ओनली सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाता, दैट्स ऑल। यू कैन चूज एनी ऑफ द फोर एंड प्रोसीड इन द सेम मैनर, आपका आंसर सेम आएगा। अब ये अप्रोच में कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर। देखते हैं, ओके देखते हैं लिमिटेशंस। One cannot compute values of dimensionless constants or numbers. What is a dimensionless number? There are certain constants or certain numbers defined in different fields of physics जो आपका एक आइडिया देता है आपको कोई फिनोमेना के बारे में। लाइक आप एक नंबर देखेंगे वेरी सून इन आफ्टर फ्यू चैप्टर्स, विच इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। वो आपको फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडिया देता है कि फ्लो टर्बुलेंट है कि नहीं है, ये बताता है बेस्ड ऑन द वैल्यू। वो नंबर डायमेंशनलेस होता है, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं आएगा, दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। बट रेनॉल्ड्स नंबर इज अ फंक्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव देयर ओन यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि दैट इज मेड अप ऑफ नंबर्स ओनली, it is made up of certain physical quantities which cancel out each other and finally कुछ dimension बचता नहीं है। Now if you want to compute such values using this analysis, you cannot do that. There's no way of finding out the values of certain such dimensionless numbers using this analysis method. Okay, next one. Equations containing trigonometric, exponential or logarithmic terms cannot be evaluated. ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन में हम लोग जो टेक्निक लगाते हैं, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक नंबर्स कुछ एक ये है जैसे साइन ऑफ लेंथ और समथिंग, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट देर आर सर्टन, मतलब इसमें कुछ आइडियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा है कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज लेट्स से लेंथ और कुछ भी एनीथिंग, area which is equal to a certain quantity into exponential of an expression, जो expression is dimensionless but उसमें जो terms हैं those are having dimensions which are cancelling off each other। ऐसा हो सकता है। In that case that exponential of that number will be just a constant number, not a problem। but अगर exponential of certain physical quantity है, exponential का जो argument है, if that argument is having physical dimension, then this analysis fails, it cannot be used। Equations which contain two or more terms which are to be added or subtracted from each other cannot be derived। as in let's say बहुत ही simple equation लेते हैं, s equal to ut plus half at square। ऐसे टाइप की इक्वेशंस कैनॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बिकॉज जब आप निकालेंगे वो टर्म्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के टर्म्स, हम प्रीवियस स्लाइड देखते हैं एक बार।
देखिए हमने कैसे एज्यूम किया है कि राइट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स। हमको पता नहीं, मे बी इसके साथ प्लस ऐसे टाइप का कोई टर्म रह सकता है, बट वी डोंट नो ना। तो अनलेस एंड अनटिल ये टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर और डिवाइडेड, दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड। ये हो गए लिमिटेशंस। अब देखते हैं इसके यूजेस ऑन न्यूमेरिकल्स। ओके, पहला न्यूमेरिकल, इफ एनर्जी, velocity and force are taken to be as fundamental quantities, then the dimensions of mass will be, for this problem we'll assume energy, velocity and force are fundamental quantities, and E, V and F would be our fundamental dimensions, not M, L, T. अब आपको मास का डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स। ये अगेन इसमें आपको जो काम आएगा वो है आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन में ये तीनों है, या एटलीस्ट दो आएगा एंड मास आएगा, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी के साथ अगर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखेंगे, E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां पे आपको E भी आएगा, V भी आएगा एंड M आएगा। तो फोर्स चाहिए ही नहीं, बिना फोर्स के काम हो जाएगा। तो हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे। E equal to dimension of E is equal to dimension of M and dimension of V square. Half नहीं चाहिए because it's a constant. Constants don't have dimensions. तो M would be equal to E V to the power minus 2 आ गया आपका mass in terms of energy and velocity. Next problem देखते हैं। ये 2004 AIEEE में, मतलब जो आप JEE मेंस बोलते हैं अभी, उसमें आया था। In the relation P equal to alpha by beta into exponential of minus alpha z by k theta. P is pressure, Z is distance, K is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensional formula of beta will be, ये आपको निकालना है बीटा। तो ये सिंपली आपको अलजेब्रा से निकालना है। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है, दिस टर्म हैज टू बी डायमेंशनली, मतलब इनसिग्निफिकेंट, इट शुड बी डायमेंशनलेस। सो क्या करेंगे हम लोग, this dimension alpha into z should be equal to k into theta. So basically alpha would be k theta by z. उसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे अल्फा। तो आ गया एम एल टी टू द पावर माइनस 2। ये कुछ देख के फेमिलियर लग रहा है। दिस इज फोर्स एम एल टी टू द पावर माइनस 2। अब अल्फा मिल गया। अब बाहर देखिए, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, e टू द पावर सम कांस्टेंट नंबर इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो रहा आपका p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। सो बीटा हैज टू बी अल्फा बाई p। सो अल्फा हमको पता है ऑलरेडी फोर्स है, p इज प्रेशर, तो बीटा वहां से निकल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई p। दिस इज फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। So basically force into area by force, तो this will cancel off। तो आपका रहा एरिया एल स्क्वायर। तो ये आंसर है आपका, बीटा का डायमेंशन इज एरिया एल स्क्वायर। ऐसे ये ऑलरेडी जेई में आ चुका है, तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं जेई में, एंड दिस इज प्रीटी सिंपल राइट। आराम से आपको मार्क्स आ जाएंगे, 4 मार्क्स। ओके दोस्तों, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। I'll post some questions and some tips regarding this chapter. You can find them in the link below. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।